हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टडी करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको एक लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट करके सर्च कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करते हैं कि किसी भी निर्दिष्ट आबादी मतलब दी गई कम्युनिटी में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का उपयोग उन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं महामारी विज्ञान। ठीक है। महामारी विज्ञान में आबादी द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन भी शामिल होता है और उनके प्रभाव को भी हम नापते हैं। एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ की तरह ही अक्सर व्यक्तियों की भलाई के साथ साथ समग्र रूप से पूरे समाज की भलाई के लिए चिंतित है, काम करती है। कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? महामारी विज्ञान के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला, डिजीज की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार बार वो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कम्युनिटी में कैसे वो फैलती है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, यानी उस रोग के मुख्य कारक क्या हैं। इनके ऊपर पूरी एपिडेमियोलॉजी निहित है। ये इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला है कि डिजीज फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो रोग आवृत्ति का जो मूल माप है वो एक दर या अनुपात है, रेट या रेशियो है। ये जो भी कम्युनिटी है उसमें किसी बीमारी के होने की रेट क्या है उसको चेक करते हैं, और उनमें जो रेट्स है उसको तुलना करने में भी काम आता है कि एक कम्युनिटी के जो रेट है उसको हम दूसरी कम्युनिटी से तुलना करके पता लगा सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही वो रोग क्यों ज्यादा फैल रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है हमें कि रोग के कारण क्या हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, मानव आबादी में रोग कैसे वितरित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, इसका अध्ययन भी महामारी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक समुदाय में या कम्युनिटी में बीमारी की घटना के पैटर्न का अध्ययन है कि किस प्रकार वो फैल रहा है, और ये जो पैटर्न है वो हमें बता सकता है कि पॉसिबल कारण या जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं। और तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है, घटक है, वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है कि मुख्य कारक क्या हैं जो उस रोग को उत्पन्न होने में हेल्प कर रहे हैं। महामारी विज्ञान की एक मुख्य विशेषता रोग संबंधी परिकल्पना, पहले तो हम परिकल्पना बनाते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं और बाद में फाइनल हो जाता है कि यही कारक हैं। जब हम उस हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करते हैं डिफरेंट स्टडीज के द्वारा। इसके लिए हमें जो एपिडेमियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं और मेथड्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है महामारी विज्ञान के? महामारी विज्ञान के मुख्य 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि एक तो जो मानव आबादी है या कम्युनिटी है उसमें बीमारी या जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हैं उनका पैटर्न क्या है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा, इन जो बीमारियां या जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हैं उनके कारणों की पहचान करना, और एपिडेमियोलॉजी में इसको हम एटियोलॉजी कहते हैं। और तीसरा है कि रोग या अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हैं उनकी रोकथाम करना। सिर्फ स्टडी करके ही हम नहीं छोड़ देते हैं, एपिडेमियोलॉजी में हम उसको रोकने के उपाय भी करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसके उपचार के लिए बताते हैं, और जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनका मूल्यांकन भी करते हैं कि कितना वो प्रभावी है उस बीमारी को रोकने के लिए, और उसके लिए आवश्यक डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान में कई मेजरमेंट्स हैं जिनमें मुख्य रूप से मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मेजरमेंट ऑफ मोर्बिडिटी, मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी और मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी है। इनको हम आगे इसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अब आता है कि टूल्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। तो एपिडेमियोलॉजी में जो मेन टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रेट्स, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस।
रेट्स क्या हैं? एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी भी घटना की रेट या दर, जैसे बीमारी की दर या मृत्यु की दर, उसको नापना कहलाता है। और ये प्रति 1000 पे हम देख सकते हैं, प्रति 10,000 पे भी देख सकते हैं, प्रति 1 लाख पर भी देख सकते हैं और इवन प्रतिशत में भी देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रूड डेथ रेट, और भी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। रेशियो, रेशियो क्या है? किन्हीं भी दो मात्राओं के बीच का जो संबंध है वो रेशियो कहलाता है। इसमें एक अनुपात को हम दूसरे अनुपात से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, और इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि x रेज टू वाई या x डिवाइडेड बाई वाई। उदाहरण इसका ले सकते हैं कि लिंगानुपात या डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात, ये कम्युनिटी के लिए हम मुख्य अनुपात यूज करते हैं। और फिर आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक पार्ट टू द होल, एक रिलेशन है, ये एक प्रकार का अनुपात ही है। इसमें जो अनुपात दिखाया जाता है वो रिलेटेड टू होल होता है, यानी एक बड़े जो पार्ट है उसका छोटा भाग। जैसे 20 लोग यदि बीमार हैं तो उसमें से यदि 4 लोग गंभीर या वो हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो वो जो 4 है 4/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भाग, इतना प्रोपोर्शन जो है वो सीरियस होता है इस बीमारी से। तो इस प्रकार हम प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या है कि एक प्रकार का अनुपात जो पार्ट है होल का। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जिसे हम डिवाइड करेंगे दोनों सेम ही टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब आता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट्स में मुख्य है क्रूड डेथ रेट। जब हम डेथ रेट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्रूड डेथ रेट ही देख रहे होते हैं। तो क्रूड डेथ रेट में हम क्या शामिल करते हैं कि प्रति वर्ष प्रति 1000 में जनसंख्या में सभी कारणों से जो टोटल मौतें हुई हैं उनको हम उसके रूप में परिभाषित करते हैं कि जैसे क्रूड डेथ रेट या CDR इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस साल में जितनी भी टोटल डेथ हुई है किसी भी कारण से, उसको हम डिवाइड करते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन से। मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है? मध्य वर्ष जनसंख्या क्या है कि नॉर्मली जनसंख्या बढ़ती रहती है। जनवरी से लेकर यदि हम एक साल का निकाल रहे हैं तो दिसंबर तक जनसंख्या तो बढ़ेगी, चेंज होगा। तो हम उसको सही करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए मध्य वर्ष की जनसंख्या ले लेते हैं, और उसमें नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो जून एंड और जो जुलाई फर्स्ट वीक की लेकर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाएगी। और इसे ही हम एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं, है ना। और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CDR हमारा निकल आएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि एक समुदाय या कम्युनिटी में 15,000 की जनसंख्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन, और इस पूरे साल के दौरान 750 लोगों की डेथ हुई है किसी भी कारण, सभी कारणों से, तो हम CDR निकालेंगे। 750 को डिवाइड करना है 15,000 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो जो आंसर आएगा वो पर 1000 आ जाएगा। तो CDR यहाँ इस कम्युनिटी की होगी 50 प्रति 1000 CDR हुआ। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक डेथ रेट या विशिष्ट मृत्यु दर। विशिष्ट मतलब कोई विशेष वेरिएबल हो। जब मृत्यु दर एक शर्त के लिए विशिष्ट होती है, वो शर्त क्या हो सकती है? लिंग के अनुसार हो सकता है, आवास के अनुसार हो सकता है, वर्ग के अनुसार हो सकता है, या रोग विशिष्ट किसी प्रतिकूल बीमारी से वो हो सकता है, तो उसे हम SDR या स्पेसिफिक डेथ रेट कहते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, और उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको और ज्यादा समझने के लिए हम इस स्लाइड पर आते हैं कि जो स्पेसिफिक डेथ रेट है वो बीमारी के अनुसार भी हो सकती है। जैसे टीबी से मरने वालों की जो स्पेसिफिक डेथ रेट है, स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ टीबी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। टीबी से कितने इस साल में डेथ हुई, और उसको हम डिवाइड कर देंगे मिड ईयर पॉपुलेशन से। ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारा हो जाएगा टीबी की स्पेसिफिक रेट। इसी प्रकार टोटल मेल्स में से कितने मेल्स की डेथ हुई है, तो वो एक स्पेसिफिक डेथ रेट रिलेटेड टू सेक्स। ठीक है,
तो लिंग के अनुसार निकल आएगा। तो इसमें ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ अमंग मेल ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, और उसको डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल्स, मेल्स की कितनी टोटल जनसंख्या थी, और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ मेल्स। इसी प्रकार एज के अनुसार भी हम निकाल सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक डेथ रेट 15 से 20 साल के जो लोग हैं उनकी कितनी डेथ हुई, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ ऑफ पर्सन एज 15 to 20 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, और उसको डिवाइड कर देंगे मिड ईयर पॉपुलेशन उन लोगों की जो इस एज ग्रुप में हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट्स होती हैं। बीमारी के अनुसार स्पेसिफिक हो सकती हैं, एज के अनुसार हो सकती है, लिंग के अनुसार मेल या फीमेल के हिसाब से हो सकती है, ग्रामीण और शहरी की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लेते हैं केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट मतलब एक बीमारी की जो मारने की क्षमता है वो कितनी है, ठीक है ना। कोई कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनकी केस फैटेलिटी रेट 0 होती है, यानी उससे कोई वो मरते नहीं, और कुछ ऐसी बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा मारती है, ठीक है। 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए केस फैटेलिटी का मतलब है कि बीमारी की मारक क्षमता। आमतौर पर जो तीव्र संक्रामक रोग होते हैं, एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उनमें इसका निकाला जाता है, ठीक है। यह रोग के प्रति 100 मामलों में एक विशिष्ट बीमारी के कारण होने वाली मौतों के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CFR या केस फैटेलिटी रेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए पर्टिकुलर डिजीज, और उसके नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ द केसेस सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास केस फैटेलिटी रेट आ जाएगा। उसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज IMR। तो IMR क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु का मतलब 1 साल तक का बच्चा। तो शिशु मृत्यु दर को 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम की उम्र में होने वाली मौतों के उसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। IMR इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु कितनी हुई है, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास IMR आ जाएगा प्रति 1000। और इसी प्रकार MMR क्या होता है, MMR मतलब मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये गर्भावस्था से संबंधित माताओं की मृत्यु होती है, उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उससे अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं। वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसमें किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। बट दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से होगा कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज, ये ध्यान रखना है। अगर प्रेगनेंसी में मान लो एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें कारण का पूरा ध्यान रखना होता है कि वो कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के किसी कॉम्प्लिकेशन से हुआ हो, अन्य किसी कारण से ना हुआ हो, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो MMR पर 1000 आ जाएगी। इसको कई बार कुछ बुक्स में पर 1 लाख भी दिया हुआ है, तो उसमें है कुछ नहीं, केवल उसको मल्टीप्लाई अगर 1 लाख से कर देंगे तो वो पर 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोर्बिडिटी रेट्स पर। मोर्बिडिटी मीन्स ऐसी रेट्स जो बीमारी से संबंधित हो। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पास 2 रेट्स आती हैं, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब है, इंसिडेंस का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में निश्चित समय में किसी भी एक बीमारी के कितने रोगी नए आए, ये ध्यान रखना, न्यू केसेस, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए कम्युनिटी, और उसको हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन एट रिस्क। तो उसमें नॉर्मली उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन लेंगे, मिड ईयर पॉपुलेशन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास इंसिडेंस रेट आ जाएगा। इसी प्रकार प्रिवेलेंस रेट होगा। प्रिवेलेंस रेट में हम क्या लेते हैं,
वो बीमारी की व्यापकता को बताता है कि कितनी बड़ी बीमारी वो वहाँ पर है, उस एरिया में कितना उसका विस्तार है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि टोटल केस लेते हैं, पुराने भी और नए भी, ठीक है ना, ओल्ड और न्यू जो ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ ऑल केसेस, ओल्ड एंड न्यू, नए और पुराने सभी केसेस को टोटल करना है और उसको डिवाइड कर देना है मीडियर पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगी मोर्बिडिटी रेट, प्रिवेलेंस रेट। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट मतलब किसी भी घटना से या बीमारी से विकलांगता किस प्रकार आती है, तो इसके लिए दो प्रकार के रेट्स हो सकते हैं, घटना प्रकार और व्यक्ति प्रकार। घटना प्रकार में हम मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं प्रतिबंधित गतिविधियों के दिनों की संख्या, कि कितने दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज या बेड पे रहा, बेड के दिन, और निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य हानि के दिन, यानी कितने दिन वो स्कूल नहीं गया या जॉब पे नहीं गया। व्यक्ति प्रकार के जो संकेतक होते हैं उसमें हम गतिशीलता की सीमा देखते हैं कि व्यक्ति किसी भी घटना के कारण, जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनके अलग अलग रेट हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग 4 दिन के लिए एक ही बीमारी से ग्रसित रहे और कुछ 10 दिन के लिए बेड पे रहे, तो वो हम रेट निकालते हैं। कितने दिन तक वो बिस्तर पे रहा, कितने दिनों तक वो घर पर ही रहा, और गतिविधि की सीमा कितनी है, यानी कौन कौन से वो कार्य कर पा रहा है, कौन कौन से नहीं कर पा रहा। उदाहरण के लिए एडीएल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं, खाना अपने आप खा रहा है या नहीं, जॉब पे जा रहा है या नहीं। तो छोटी और बड़ी सारी गतिविधियां हम उसमें एक टेबल बना के लिख लेते हैं। तो ये वैसे तो जनरली काम में नहीं आती है, बट एपिडेमियोलॉजी में इनका रोल होता है, जब हम टोटल एक बीमारी का को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या घटना को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसके बाद है नेटेलिटी रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेटेलिटी का मतलब होता है कि बर्थ से संबंधित, तो बर्थ से संबंधित बहुत सारी रेट्स होती हैं। मुख्य रूप से जन्म दर है, जिसे हम क्रूड बर्थ रेट भी कह सकते हैं। जन्म दर को या क्रूड बर्थ रेट को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ष में, पर्टिकुलर समय में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों का जन्म होता है। इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और उसको डिवाइड कर दें मिड ईयर पॉपुलेशन से, तो हमारे, और मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो हमारे पास जन्म दर आ जाएगी प्रति 1000 पॉपुलेशन पर। इसी प्रकार एक जीएफआर होता है। जीएफआर मतलब जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जो प्रजनन आयु समूह है महिलाओं का 15 से 44 वर्ष तक या 49 वर्ष तक, वो जो पीरियड है उसमें प्रति 1000 महिलाओं पर कितने बच्चों को जन्म दिया है, उसे हम परिभाषित करते हैं इसके रूप में। और ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ एक एरिया में एक साल में, और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 49, उस उनका नंबर कितना है उस एरिया में उस पूरे साल के दौरान। इसमें हम मिड ईयर पॉपुलेशन ले सकते हैं उनकी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारा नेटेलिटी रेट आ जाएगा। उसके बाद आता है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स या महामारी के तरीके क्या हैं इसको विज्ञान के। तो इसमें क्या करते हैं कि मुख्य रूप से महामारी विज्ञान के जो तरीका है वो है एक प्रकार का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना और डिफरेंट जो समूह है उनकी तुलना करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हम क्या सर्च कर रहे थे और प्रैक्टिकली वास्तव में वो क्या निकला, क्या हमारा अंदेशा था और क्या वो निकला। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो विधियां काम में ली जाती हैं वो अवलोकन विधि है और एक प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ठीक है, इन्हें हम महामारी विज्ञान अध्ययन या शोध अध्ययन के रूप में भी जानते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। और नर्सिंग नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉगर विजिट करना ना भूलें, है ना, mynursingsstudents.blogspot.com।
इस ब्लॉग पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।